बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बुक रिव्यू। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के टॉपिक में देखेंगे एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग, यानी ये जो बुक है ना जो सिलेबस के अंदर डाल दी गई है, एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये होती क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम बुक रिव्यू को डिस्कस करेंगे और लास्ट के ऊपर इससे रिलेटेड यानी बुक रिव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स को भी पढ़ेंगे। एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर आज का हमारा टॉपिक बुक रिव्यू है। अब बुक रिव्यू की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग ये क्या चीज़ है, इसको क्यों हमारे सिलेबस के अंदर शामिल कर दिया गया है। ये जो बुक टाइटल है इसको अच्छी तरह से पहले समझ लें ताकि फिर इसके जो कंटेंट लाइंस है, मीन्स ये कि जो सारा सिलेबस है उसको फिर हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये समझें कि व्हाट इज़ एकेडमिक रीडिंग एंड व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग। तो सबसे पहले हम एकेडमिक रीडिंग की बात करते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को, जब हम किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना समझ जाते हैं ना, क्रिटिकली मीन्स ये कि जब हमें ये समझ आ जाए कि ये जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जो हमें पैसेज दिया गया है, जो हमें एक टेक्स्ट दिया गया है, हमें उसमें से एक एक सेंटेंस को समझना आ जाए और हमें ये भी पता चल जाए कि ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं ये किस टेंस का है, मीन्स ये इसके अंदर कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। इसके अलावा हमें ये पता चले कि इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीचेस कौन से यूज़ हुए हैं या हुए ही नहीं, मीन्स ये कि जो सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्स वगैरह है यानी फिगर ऑफ स्पीचेस है उनका हमें पता चल जाए। और इसके बाद हमें ये पता चले कि जो राइटर ने इसको लिखा है, ऑथर ने इसे लिखा है, वो किस स्टाइल के अंदर लिखा है, उसका मूड क्या था लिखते वक्त, वो सैड था, हैप्पी था, यानी किस मूड के अंदर उसने ये राइटिंग की है, और इसका थीम क्या है। यानी सारा टेक्स्ट पढ़ने के बाद, सारा पैसेज पढ़ने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि इससे हमें ये मॉरल हासिल हो रहा है, इससे हमें ये थीम हासिल हो रहा है। और इसके अलावा हमें ये पता चलना चाहिए कि इसके अंदर कितनी किस्म की और कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हम जज करते हैं एक टेक्स्ट या एक सेंटेंस से या एक वर्ड से, तो हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं फिर क्रिटिकली। यानी ये तमाम चीज़ें जब हम घुमा फिरा कर एक टेक्स्ट के अंदर ढूंढते हैं ना, उसे देखते हैं, अच्छी तरह से उसकी छानबीन करते हैं, तो इसको कहते हैं क्रिटिकली टेक्स्ट का हम एनालाइज कर रहे हैं। और जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, मीन्स के एक टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, राइटर ने इसे किस अंदाज के अंदर लिखा है, किस स्टाइल के अंदर लिखा है, इससे थीम क्या हासिल हो रहा है। जब हम पढ़ते हुए इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रखते हैं ना, तो इसको कहते हैं एडवांस एकेडमिक रीडिंग, यानी कि ये बड़ी एडवांस लेवल की रीडिंग हो रही है। मीन्स ये कि एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो राइटर है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। यानी इंग्लिश का एक सेंटेंस हमने पढ़ा और हमें उसकी ट्रांसलेशन मालूम थी और हमें पता चल गया अच्छा इसका ये मतलब है, चलो बात खत्म हुई। लेकिन जब हम उस सेंटेंस को या पैसेज को या पूरे पैराग्राफ को पकड़ लेते हैं ना कि भैया इधर आओ, हम तुम्हें अच्छी तरह से देखते हैं कि राइटर ने तुम्हें किस टोन के अंदर लिखा है, किस टेंस का तुम्हारे अंदर यूज़ किया है और कौन कौन से पैराग्राफ को उसने कैसे कैसे लिखा है। मीन्स के कुछ होते हैं ना इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ, उसके बाद फिर देन जो होते हैं वो नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। यानी जब ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं ना, उसको अच्छी तरह से निचोड़ देते हैं किसी सेंटेंस को या पैराग्राफ को, तो फिर कहते हैं भैया ये तो बड़ा एडवांस जा रहा है, बड़ा एडवांस पढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं एडवांस एकेडमिक रीडिंग। और इसी तरह गिवन टेक्स्ट को एडवांस लेवल पर पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है राइटिंग का, कि हमने लिखना किस तरह से है। देखें, एक इंसान जितना अच्छा किसी चीज़ को पढ़ेगा, मीन्स ये कि एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को जितना क्रिटिकली, जितना अच्छे से वो पढ़ेगा, तो वो फिर लिखेगा भी उतना ही अच्छा। एक बंदा जो कि एक ट्रांसलेशन को, यानी एक पैरे की ट्रांसलेशन करनी है, उसने रट्टा लगा लिया है, तो जब वो लिखेगा तो वो बस जो उसने रट्टा लगाया वही लिख देगा, छाप देगा। लेकिन जब दूसरा रीडर है, यानी जो दूसरा पढ़ने वाला है, उसने उस पैराग्राफ को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है, उसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस किया है, यानी उसे पता है कि इसके अंदर क्या फिगर ऑफ स्पीच है, क्या टेंस है, क्या थीम है, वो एक एक चीज़ को समझ रहा है, तो वो तो बड़ा अच्छा लिखेगा ना। तो लिखते वक्त जो राइटर, मीन्स ये कि लिखते वक्त पहले पढ़ने वाला था, यानी चीज़ों को हमने पहले पढ़ा है, एडवांस एकेडमिक रीडिंग हमने पहले की है, अब हमने उन्हीं चीज़ों को लिखना है। और
लिखते वक्त जो क्रिटिकली एनालिसिस का ख्याल रखता है, मीन्स के लिखते वक्त जो इंसान ये देखता है कि मैंने इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच डालने हैं, सिमिली डालना है, मेटाफर डालना है, पैराडॉक्स डालना है, ताकि मेरी बात थोड़ी सी घुमा फिरा कर आए और उसमें एक वजन सा आ जाए। मैंने अच्छे अच्छे टेंसेस का यूज़ करना है, मैंने स्टाइल बड़ा अच्छा रखना है, मैंने अपने मूड को बड़ा हैप्पी से रखना है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सैड भी रख सकते हैं। मैंने थीम बड़े अच्छे निकालने हैं, मैं उसके अंदर इतने अच्छे मॉरल्स डालने हैं कि मेरी बात जो है वो लोगों को आसान ज़ुबान के अंदर और जल्दी से जल्दी समझ आ सके। तो इस तरह जब लिखते वक्त एक राइटर पढ़ने के बाद, यानी पढ़ने के बाद टेक्स्ट को फिर लिखते वक्त इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखता है, तो हम इसे कहते हैं एडवांस एकेडमिक राइटिंग। तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग, जो आपको समझ आ गया होगा कि एडवांस रीडिंग क्या चीज़ होती है और एडवांस राइटिंग क्या चीज़ होती है। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो बुक आपके सिलेबस में आ गई है एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग की, इसका आपको क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ रहे हो, तो आपने कहना है कि जब हम चीज़ों को क्रिटिकली समझ जाएंगे ना, तो फिर देखना हम जो है एडवांस रीडिंग किया करेंगे, एडवांस राइटिंग किया करेंगे, और ये हमें कल को मदद देगी जब हम असाइनमेंट्स बनाएंगे, जब हम कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे ना, पीएमएस और सीएसएस, उसे कहना कि वहाँ पे वो एक पैसेज देते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं और वो कहते हैं इसको समराइज करो, इसको यानी कि छोटा करके लिखो, इससे क्वेश्चन आंसरिंग, उससे एमसीक्यूज आते हैं। तो फिर आप कहना कि जब हम चीज़ों को समझेंगे ना क्रिटिकली, हमें पता होगा कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, कौन सा थीम यूज़ हुआ है, तो फिर हम तो सीएसएस को भी घुमा देंगे। और इसके अलावा आपने कहना है कि जब हम असाइनमेंट्स बनाएंगे तो हमको किसी दूसरे की असाइनमेंट से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो क्रिटिकली चीज़ों को पढ़ना समझ गए हैं और हमने अपनी असाइनमेंट्स खुद बनानी है। इसके अलावा जो हमने एग्जाम्स देने हैं उसके अंदर भी हमने अपनी सेल्फ राइटिंग की बेस पर चीज़ें छाप देनी है। और याद रखिएगा कि जब डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और कंपैरेटिव राइटिंग का कहा जाता है ना, तो फिर ये जो एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग है, यही स्किल हमारे काम आती है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मीन्स ये होता है कि जब एक तस्वीर आपके सामने लाकर रख दी जाए, जब सीएसएस के अंदर आप जाते हैं ना मरहला जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, तो उसके अंदर ना आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ज़रिए वो नंबर हासिल करना पड़ते हैं। तो आपके सामने ना एक सीनरी लाकर रख दी जाती है, मीन्स कि कोई भी तस्वीर आपको दिखाई जाती है, सामने डैशबोर्ड पर दिखा देते हैं या वैसे आपके सामने कोई भी पिक्चर ला देते हैं और कहते हैं कि 10 सेकंड या 5 सेकंड इसको देखो और इसके ऊपर हमें बताना शुरू कर दो कि इसका मीनिंग क्या है, और ऐसी बातें हमें बताओ कि हम इंप्रेस हो जाएं और हम वाकई जज करें कि आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव है, आप सोचते भी अच्छा है और इससे थीम्स भी निकालो। वो अब तस्वीर का किसी को कोई पता नहीं होता, वो जहाँ से उठा के मर्जी दे देते हैं, चाहे तो वो एक ब्लैक सारी तस्वीर दिखा दे, चाहे तो वो कोई सूरज निकल रहा है, यानी जिस तरह से वो मर्जी तस्वीर दिखा सकते हैं। आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हुए फिर वहाँ पे उन्हें बताना होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने चीज़ों को एडवांस लेवल के ऊपर सीखा होगा। यानी मीन्स ये कि तस्वीर आ गई और हम हंसना शुरू कर गए, तो इस तरह काम नहीं चलना। तो इसलिए हमने ये एडवांस रीडिंग और राइटिंग को बड़े अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा जब हमें आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का कहा जाता है, मीन्स आर्गुमेंटेटिव राइटिंग ये होती है कि टू थिंग्स, दो कलर ले लें या कोई भी दो चीज़ें ले लें, वो हमारे सामने रख दी जाती हैं और हमें कहा जाता है कि इनमें से एक अच्छी है और एक बुरी है, चाहे वो दोनों चीज़ें ही अच्छी हों, लेकिन वो हमसे कहते हैं इनमें एक अच्छी है एक बुरी है। अब आप जिसको मर्जी अच्छा लें और जिसको मर्जी बुरा लें, लेकिन उसे हमें साबित करके दिखाए कि ये अच्छी है तो क्यों अच्छी है, ये बुरी है तो क्यों बुरी है, यानी अपने आर्ग्यूमेंट्स दें। तो यहाँ पर भी ये चीज़ एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग वाली स्किल ही काम आती है। इसके अलावा कंपैरेटिव राइटिंग मीन्स ये कि जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो ये कंपैरेटिव राइटिंग बन जाती है। मीन्स ये कि सारी बात करने का मकसद ये है कि एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग कोई एवं बुक नहीं है, कोई वेली बुक नहीं है। ये हमको ना सिर्फ एग्जाम्स के अंदर हमारी हेल्प करेगी, बल्कि इसके अलावा जब हमने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आना है, काम करना है, ऑफिस के अंदर जाके बैठना है, तो वहाँ पर भी हमें जो क्रिटिकल राइटिंग वो आनी चाहिए। तो अब यहीं से आप सीखें। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक बुक रिव्यू की तरफ। बुक रिव्यू एक कॉमन सी चीज़ है, इसको समझना कोई बड़ी साइंस नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो फिर आप इसको खुद ही लिख लेंगे, आपको कोई बड़े बड़े नोट्स को रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें, एक बुक है मेरे पास, वो मैंने किसी को दे दी और मैंने उसे कहा कि भाई ये बड़ी अच्छी बुक है, इसे तुम पढ़ना, तुम्हारे नॉलेज के अंदर बड़ा इजाफा हो जाएगा, चलो शाबाश इसे ले जाओ पढ़ो। और वो बुक अच्छी खासी इतनी मोटी बुक है, उसके अंदर 2-3 हज़ार पेज हैं, तो वो ले गया और वो 2 दिन बाद आया और मुझे कहता
हाँ भाई, बड़ी अच्छी बुक थी, मैंने पढ़ी है, मेरा नॉलेज तो बड़ा बढ़ गया है। तो मैं कैसे मान लूँ उसने पढ़ी है कि नहीं, 2 दिन बाद ही तो वो वापस ले आया बुक मेरे पास। तो मैं उसे कहता हूँ कि यार अच्छा आपने बुक तो पढ़ ली, लेकिन मैं कोई नहीं सी पढ़ी, मैं तो ऐवें ही कह दिया था आपको कि बड़ी अच्छी बुक है। अब इसके बारे में मुझे थोड़ा रिव्यू कर दे ना, मीन्स ये कि इसके बारे में मुझे थोड़ा-सा जिस तरह से हम कहते नहीं मोटा-मोटा मुझे बता दे कि यानी जल्दी-जल्दी मुझे चीज़ें समझा दो ताकि मैं वो छाप दूँ, जल्दी-जल्दी से लिख लूँ, ज़्यादा ना मुझे बात को बढ़ाना पड़े, यानी ज़्यादा वक़्त नहीं है मेरे पास, बस जल्दी-जल्दी मुझे ना एक रिव्यू सा दे दे, ओवरऑल सी मुझे बात बता दे। तो वो कहता है अच्छा बुक रिव्यू अब मैं आपको बताऊँगा नहीं, मैं आपको लिख के दे दूँ बुक रिव्यू कि ये इस तरह से है। मैं कहता हूँ हाँ, हाँ ज़रूर लिख दो, 3000 पेजेज़, यानी एक इतनी बड़ी बुक पढ़ने से बेहतर है कि मैं इसका रिव्यू ही पढ़ लूँगा। अब इसने सारी तो पढ़ ली है, जो मेन-मेन चीज़ें हैं ये मुझे भी लिख देगा, मैं भी वो पढ़ लूँगा और जाकर मैं भी कहूँगा कि मैंने सारी बुक पढ़ी है। तो ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने कहा है, यानी एक बुक को पढ़ने के बाद जब आप उसके रिलेटेड अपना ओपिनियन देते हैं ना, यानी बुक रिव्यू मीन्स ये होता है कि डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुक। जब आप एक बुक को पढ़ लिया है, उसके रिलेटेड अपना डिस्क्रिप्शन, अपना ओपिनियन देते हैं, वो किस तरह से है, तो उस चीज़ को कहते हैं बुक रिव्यू। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए हम सिर्फ ये तो नहीं ना लिख सकते कि बुक रिव्यू इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक, यानी एक बुक से मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वो बुक रिव्यू है। ठीक है, बात तो समझ आ गई, लेकिन हमने इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, और इसके अलावा जब हमें कोई पैसे दिया गया हो तो हम समझ सकें कि हमने इसके साथ करना क्या है और लिखना किस तरह से है। तो बुक रिव्यू का तो आपको पता चल गया होगा कि कंप्लीट बुक को पढ़ने के बाद उसके मतलब जो हमने अपनी राय लिखनी है, यानी समथिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट, यानी शॉर्ट सा जो इसके मतलब अपना डिस्क्रिप्शन देना है, अपनी राय का इजहार करना है, तो उसको कहना है कि बुक रिव्यू। और ये याद रखिएगा कि आप अपनी राय का इजहार इस तरह से ना करें कि आप कहें कि मेरे ख्याल में बुक ठीक है, लेकिन इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फलानी बुक ले आओ वो इससे अच्छी है। नहीं 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 नहीं, ये बुक रिव्यू नहीं होता। बुक रिव्यू वो होता है जिसके अंदर आपने उसी चीज़ को मिनिमाइज करके लिखना होता है, समराइज करके लिखना होता है। लास्ट के ऊपर एक ऑप्शन होता भी है कि आप अपनी राय भी दे सकते हैं, अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, लेकिन शुरू के अंदर ही तो हम ये नहीं ना कह सकते कि मैंने ये किताब पढ़ी, ये अच्छी थी, लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी वो अच्छी थी, और वो बड़ी अच्छी थी। नहीं नहीं, इस तरह से पूरा ही कांटा लग जाएगा शुरू के ऊपर ही। तो आपने बुक रिव्यू को समझ लिया। डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज द बुक एनालाइजेस हाउ टू बुक अचीव्ड हिज पर्पस, यानी ये बुक अपने पर्पस को, अपने मकसद को किस तरह से अचीव करती है। भाई ये बुक लिखने का मकसद क्या है, और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो पढ़ा है उससे हमें क्या थीम वगैरह हासिल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हम रिएक्शन के तौर पर एक बुक को पढ़ने के बाद जाहिर करते हैं, तो ये बुक रिव्यू है। अब बुक रिव्यू को ना 3 पार्ट्स यानी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और बुक रिव्यू के इन 3 पार्ट्स में सबसे पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन, देन बॉडी और लास्ट पे कंक्लूजन है। और याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपको 3 हेडिंग्स बताई हैं, मीन्स के इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, जब आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना, यानी एक बुक से रिलेटेड अपना रिव्यू लिखना है, या एक पैराग्राफ से रिलेटेड अपना रिव्यू लिखना है, पैसेज से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड अपना रिव्यू लिखना है, तो फिर आपने ना ये 3 हेडिंग्स नहीं देनी। ऐसा ना हो कि आप इस तरह से ऊपर मोटी मार्कर के साथ लिखें इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद लिखें बॉडी, और उसके बाद लिखें कंक्लूजन, तो सब के ऊपर कांटा लग जाना है। ये आपने अपने माइंड के अंदर स्केच बनाना है कि हमने लिखना इस तरह से है कि पहले इंट्रोडक्शन आया करेगा, फिर उसके रिलेटेड बॉडी में क्या चीज़ें आएंगी, और एंड के ऊपर हमने क्या चीज़ें लिखनी है। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये 3 हेडिंग्स बना रहा हूं, ताकि कोई भी पैसेज हो तो आप इन 3 असूलों को मद्देनजर रखते हुए उसे अटेम्प्ट कर लें। हेडिंग्स नहीं देनी, ये बात माइंड में रख लें, ये सिर्फ समझाने के लिए है। हेडिंग्स आपने नहीं लिखनी, अपने माइंड के अंदर आपने ये हेडिंग सेट कर लेनी है, लेकिन पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर नहीं लिखनी। और ये हेडिंग्स भी तब नहीं लिखनी जब आपको एक पैसेज दिया गया होगा, एक पैराग्राफ दिया गया होगा, एक बुक दी गई होगी कि इससे रिलेटेड अपना व्यू लिखें। जब आपको ये कहा जाए ना व्हाट इज बुक रिव्यू, इसके ऊपर क्वेश्चन पूरा लिख दें, तो फिर हमें तो कोई पैसेज या पैराग्राफ या बुक नहीं ना दी गई पढ़ने के बाद कि इसका रिव्यू लिखें। तो फिर आपने टूट पढ़ना है, फिर आपने बुक रिव्यू की डेफिनेशन भी लिखनी है। फिर जो हम ये पढ़ने लगे हैं, यानी मीन्स के इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इसके अंदर जो जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ, फिर
लिए आपने सारा छाप देना है। लेकिन जब वो कोई पैराग्राफ दे देगा, कोई पैसेज दे देगा और फिर कहेगा कि आप इसका रिव्यू कर दें, तो फिर आपने ये हेडिंग्स नहीं लिखनी। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है इंट्रोडक्शन। अब आपने एक पूरी बुक पढ़ ली है, एक पैसेज पढ़ लिया है और आप खड़े हुए हैं बिल्कुल रेडी कि अब इस बुक के रिलेटेड हमने अपना रिव्यू देना है। तो वो किस तरह से देना है? सबसे पहले आपने उसके रिलेटेड ना इंट्रोडक्शन के अंदर ओवरऑल ओपिनियन देना है, यानी ओवरऑल आपने अपना ओपिनियन देना है कि ये बुक वाकई बड़ी ग्रेट है, बड़ी अच्छी है। और इसके बाद आपने हल्का फुल्का सा ओपिनियन देना है और उसके बाद आपने ना थोड़ा सा इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कोई इंफॉर्मेटिव अबाउट ऑथर से रिलेटेड चीज़ें लिख देनी है। यानी एक ऑथर, यानी जो पैसेज या पैराग्राफ या बुक लिखी है ना जिस ऑथर ने, उससे रिलेटेड आपको कुछ अथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये ऑथर ने जो किताब लिखी है, ये ऑथर तो एक पोइट भी है, इसके साथ साथ एक नॉवलिस्ट भी है और इसके साथ साथ ये एक क्रिटिक भी है। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी डेट ऑफ डेथ क्या है। और इस बुक के अलावा, यानी जो बुक हमें पढ़ने के लिए दी गई है, इसके अलावा भी इसने बड़ी बुक्स लिखी है और जो इसके मास्टरपीस हैं, जो इसके फेमस वर्क है, यानी आपको अथेंटिक पता है। जिस तरह से शेक्सपियर का आपको कह दिया गया ना, तो सबसे पहले आपने शेक्सपियर के मतलब ये लिखा कि ये बड़ा अच्छा ड्रामेटिक है, फिर आपने इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, डेट ऑफ डेथ लिखी, इसके जो और फेमस वर्क हैं उनको लिख दिया। और यानी कि ये इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बस इतनी ही चीज़ें लिखनी है। और इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपने हल्का सा ये भी बता देना है कि वाई चूज द बुक, कि हमने इस बुक को क्यों चूज़ किया है। थोड़ा सा बताना है, ज़्यादा नहीं बताना। दूसरे नंबर पे है बॉडी, यानी एक बुक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स को लिखने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद, अब हमने उसकी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें बतानी है कि ये बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। मीन्स ये कि एक बॉडी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। आपने जो बुक पढ़ी है ना, उसके जो प्लॉट हैं, प्लॉट समझते हैं ना, जो सीक्वेंस के साथ उसके अंदर इवेंट्स हुए हैं। यानी कि सबसे पहले एक बच्चा छोटा सा था, या शेक्सपियर छोटा था, वो स्कूल नहीं जाता था, वो स्कूल से भाग जाता था। तो देन उसके बाद उसने शादी कर ली, बड़ा गरीब था, और इसके बाद वो चला गया अपना करियर बनाने के लिए, फिर इंग्लैंड के अंदर वहाँ क्वीन के सामने उसने ड्रामास परफॉर्म किए। तो यानी एक चीज़ को आपने ना सीक्वेंस के साथ बयान करना है, जो प्लॉट्स होंगे बड़े अच्छे तरीके के साथ चलना है। ये नहीं कि शेक्सपियर ने शादी कर ली, नहीं वो छोटा था, नहीं नहीं वो तो इंग्लैंड गया था, नहीं, इस तरह से नहीं। यानी जिस तरह से कहते नहीं कि क्लियर बिगनिंग, बड़ा अच्छा, बड़ा क्लियर सा एक स्टार्ट लेना है आपने, और उसके बाद फिर आपने उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। मीन्स ये क्लाइमेक्स की तरफ आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ले जाना है। क्लाइमेक्स जब फुल, यानी कि एक जो लिटरेरी वर्क है वो क्लाइमेक्स के ऊपर जब चला जाता है, तो मीन्स ये कि वो अपनी फुल पीक के ऊपर होता है, तो फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता एंडिंग की तरफ, कंक्लूजन की तरफ लेकर आना है। तो यानी कि बॉडी के अंदर आपने प्लॉट को सीक्वेंस के साथ डिस्कस करना है। इसके बाद आपने पकड़ लेना है करेक्टर्स को। तो करेक्टर्स का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है कि जिस तरह से एक करेक्टर आ रहा है ना बुक के अंदर तरतीब के साथ, या आपको जो पैसेज दिया गया है उसके अंदर जिस तरह से करेक्टर्स की बात की गई है कि पहले एक करेक्टर की बात है, फिर दूसरे की बात है, तो आपने इनको आगे पीछे नहीं करना, आप उन्हें समराइज कर सकते हैं। मीन्स ये कि एक ही बात को आप थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन जो उसने बात पहले की है, आप पहले वाले की बात को पहले लिखेंगे और दूसरे वाले की बात को दूसरे पर ही लिखेंगे। तो इस तरह से आपने प्लॉट के बाद कैरेक्टर्स का ख्याल रखना है। देन है सेटिंग्स। सेटिंग के अंदर वही चीज़ है कि आपने टाइम, प्लेस एंड एक्शन का ख्याल रखना है। मीन्स ये कि प्लॉट का जो सीक्वेंस आ रहा है उसका अच्छे से ख्याल रखना है, और आपने इस बॉडी के अंदर थीम्स को डिस्कस कर देना है। थीम्स मीन के जो बुक हमने सारी पढ़ी है ना, कि इससे हमें ये थीम्स हासिल हुए हैं, हमें इससे ये मॉरल हासिल हुआ है, हमने एम ही नहीं पढ़ ली। अब एक बुक लिखने वाले ने सारी बुक लिख दी, वो ये नहीं बताता कि मैंने ये बुक लिखी है, इससे मैंने ये भी नतीजा लिया, मैंने ये भी नतीजा लिया, मैंने ये भी मॉरल निकाला है। नहीं, वो पढ़ने वाले पर छोड़ देता है। देखें शॉर्ट स्टोरी हमने कितनी डिस्कस की है, लास्ट के ऊपर वो किसी ऐसी पॉइंट के ऊपर खत्म हो जाती है कि अब ये हमारे माइंड के ऊपर होता है, ये हम पर होता है कि हम उससे क्या थीम निकालते हैं। तो ये चीज़ भी आपने माइंड के अंदर रखनी है कि बॉडी के अंदर ये आपने थीम्स को भी बता देना है। देन लास्ट के ऊपर आपने इश्यूज और इवेंट्स को भी डिस्कस कर देना है। मीन्स ये कि मैंने पहले बताया है कि प्लॉट को जिस तरह से आपने डिस्कस करना है ना, प्लॉट बेसिकली होता ही सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स है। तो इसके अलावा आपने इश्यूज को भी थोड़ा सा डिस्कस कर देना है कि इस बुक के अंदर ये इश्यूज बताए गए हैं और साथ साथ इनका हल ये बताया गया है। अगर उनने हल नहीं बताया, मीन्स कि सिर्फ इश्यूज को ही डिस्कस कर दिया है, तो आप अपने माइंड के मुताबिक हल्का सा कोई हल बता सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है बॉडी के अंदर।
तीसरे नंबर पे है कंक्लूजन्स। अब कंक्लूजन्स के अंदर आपने ना चीज़ों को माइंड अप करना शुरू कर देना है, यानी अपनी जो आपकी बातें बड़ी फैल रही होंगी उन तमाम को आपने ना माइंड अप करना शुरू कर देना है कि बस भी अब ये बड़ा हो गया, मैंने बड़ा रिव्यू लिख लिया, अब इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समराइज़ करूँ, इनको क्लोज़ करूँ। ऐसा भी नहीं करना कि बात बड़ी अच्छी जा रही है, कर रहे हैं और देखा है मैं तो बड़ा लिख लिया, उधर ही कलम छोड़ दी, अच्छा जी उसने कहा अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, इस तरह से भी क्लोज़ नहीं करना। यानी कि एक चीज़ को आपने जब प्रॉपर शुरू कर लिया तो उसको उसके क्लाइमेक्स के ऊपर लेकर गए, फिर देन उसको आहिस्ता आहिस्ता से उसकी एक प्रॉपर क्लोजिंग करनी है। तो इसी चीज़ को तो क्रिटिकल रीडिंग एंड राइटिंग कहते हैं। और अब इस कंक्लूजन यानी आखिरी पार्ट के अंदर आप अपने हल्के से पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ भी दे सकते हैं, यानी आप ना समराइज ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ के आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं कि ये बुक अच्छी है तो ये क्यों है, अगर ये एवरेज है तो क्यों है, अगर आप बैड है तो क्यों है। तो आप बैड नहीं कहते बुक्स को, पुअर बुक्स कहते हैं, तो याद रखिएगा बैड बुक्स कभी भी नहीं कहते किसी भी किताब को। किताबें बुरी नहीं होती, पुअर हो सकती हैं, मीन्स के ज़ईफ़ हो सकती हैं। और देन उसके बाद ना आप रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं, यानी आप हल्का से ये भी बता सकते हैं कि इसने ये जो बुक लिखी है, मीन्स ये कि या आपको एक पैरा दिया गया है तो आप इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि इसके रिलेटेड ही एक और बुक है, मीन्स ये कि मैंने पढ़ी थी, वो भी इसका थीम और उसका थीम मिलता जुलता है, या इसने उस बुक से ही इंस्पायर होकर ये वर्क लिखा है। तो इस तरह जब आप बताते हैं ना तो फिर एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसने वाकया ही बड़े अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, बड़ा अच्छा तजिया किया हुआ है, पढ़ के आया हुआ है। और इसी तरह बुक से रिलेटेड अपने आर्ग्यूमेंट्स को देने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे, तो ये आपका एक कंप्लीट बुक रिव्यू तैयार हो चुका है। अब फिर अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपको एक पैसेज दिया गया हो ना, पेपर के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया हो कि इसका रिव्यू करें, तो फिर खुदा के वास्ते ये हेडिंग्स ना लिखिएगा, कहीं ऊपर लिख दें इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, तो वो सारा गलत हो जाना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर वो आपको कहता है ना कि राइट अ नोट व्हाट इज बुक रिव्यू, के बुक रिव्यू क्या है, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले उसके बताना है कि बुक रिव्यू ये होता है। फिर आपने उसको ये 3 पार्ट्स बताने हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद बॉडी लिखते हैं, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने फिर उसको अच्छी तरह से उधर से समझा के आनी है, ठीक है ना। सम टिप्स। अब लास्ट के ऊपर ये एडिशनल हिस्सा है, क्वेश्चन हमारा उधर कंप्लीट हो चुका है कि मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं कि आपने एक बुक रिव्यू लिखने से पहले, मींस के एक बुक रिव्यू लिखने से पहले आपने ना जो बुक आपको दी गई हो, जो पैसेज दिया गया हो, उसे आपने रीड केयरफुली, यानी को उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और हो सके तो उसे ट्वाइस यानी टाइम हो तो उसे 2 दफ़ा पढ़ लें, और इसके बाद आपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाना है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पॉइंट्स मेन लगते हैं और आप समझते हैं कि इस पॉइंट से रिलेटेड मैं बात को बड़ी अच्छी तरह से बयान कर सकता हूं, तो आप उसको हाईलाइट कर लें। तो यानी ये कॉमन सी चीज़ें हैं, मैंने फिर भी अगेन रिपीट कर दी हैं कि ये टिप्स आप जब बुक की रीडिंग करें तो तब अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप उससे रिलेटेड अच्छा रिव्यू लिख सकें। उम्मीद करते हैं कि बुक रिव्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में रीडिंग एंड राइटिंग फिक्शन को डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।